नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन के डेली अपडेट्स को देखा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। पहले सवाल आपका स्क्रीन पे आ गया है। तो पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप, ध्यान रखना है, सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार बताना है कि किस राज्य के द्वारा यह किया गया है। ये ध्यान रखना है, सम्मान संजीवनी ऐप जो है यह महिलाओं के लिए है। किनके लिए है? ध्यान रखना है आप लोगों को, महिलाओं के लिए। ठीक है साथियों। तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी या फिर हरियाणा? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है हरियाणा। ध्यान रखना है आप लोग को, इसका सही जवाब क्या है साथियों? हरियाणा। हरियाणा में जो मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी जो 2025 में मनाया गया था, इसी उपलक्ष्य में सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा और उनके बेहतरी पे केंद्रित है। यहाँ पे हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा ये भारत का राज्य है। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ था। चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी है साथियों? ध्यान रखना है, बीजेपी। बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन करके आई है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस बताना है साथियों, कब मनाया गया है? तो विकल्प है आपके पास 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है, आप लोग को ध्यान रखना है, 13 फरवरी। 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। देख सकते हैं, 13 फरवरी 2025 को विश्व रेडियो दिवस रेडियो और जलवायु परिवर्तन को समर्पित है। इस बार का ध्यान रखना है कि इस बार का जो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, इसका अगर थीम कभी भी पूछा जा सकता है, तो थीम आप लोग को ध्यान रखना है, ये थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन को समर्पित है, ताकि इस मुद्दे पर पत्रकारिता कवरेज में रेडियो स्टेशनों को समर्थन किया जा सके। और 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्य जो थे, उनके द्वारा घोषित किया गया था। और 2012 में जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाए जाने के बाद 13 फरवरी को हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, WRD, वर्ल्ड रेडियो डे बन गया है, मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो दिवस यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में संपन्न इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर, देखना है, देख लिए आप लोग सवाल को, 3000 मीटर की दौड़ में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस लिए? भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। तो भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? विकल्प है आपके पास, गुलवीर सिंह या फिर सुरेंद्र सिंह या फिर नीतीश प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है गुलवीर सिंह। देख सकते हैं यहाँ पे खबर। तो हांगझो एशियाई खेल के जो कांस्य पदक विजेता थे गुलवीर सिंह, उन्होंने इस सत्र की शुरुआत करते हुए बोस्टन में, जो अभी बोस्टन में जो यहाँ पे डेविड हेमरी वैलेंटाइन का जो टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पे 3000 मीटर का जो इंडोर रेस हुआ है, उसमें 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सुरेंद्र सिंह का। सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड इससे पहले 2008 में था। कितने देर का? तो ये देखिए 7 मिनट, ध्यान रखना है, 7 मिनट 49 सेकेंड और 47 मिली सेकंड का, तो इतना का था। लेकिन इसको तोड़ के अब इन्होंने 7 मिनट 38, ध्यान रखना है, नया रिकॉर्ड क्या बन गया है? 7:38 और 26 सेकेंड। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे लगभग लगभग मिला जुला करके 11 सेकेंड का समय इन्होंने बेहतर किया है। ये पहले झांगझोू में एशियाई खेल हुआ था, वहां के कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक, जो सौर निर्जलीकरण तकनीक है, इसको विकसित किया गया है? तो विकल्प है आपके पास, IIT पटना, IIT मुंबई, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है IIT कानपुर। IIT कानपुर के द्वारा यह कारनामा कर दिया गया है। किसानों को इससे बहुत ही मदद मिलने वाली है। IIT कानपुर ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल उपरांत नुकसान कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। ये IIT कानपुर के रंजीत सिंह सोजी शिक्षा केंद्र ने एक नवीन, मतलब नया तरह का सौर निर्जलीकरण तकनीक प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ऊर्जा है, टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करना है। दो चीज पे ध्यान रखना है, एक तो कि आय बढ़ाना है, किसानों का क्या करना है? आय बढ़ोतरी, ये ध्यान रखना है साथियों।
आय बढ़ोतरी अगर किसानों की होगी तो अर्थव्यवस्था खुद ब खुद बहुत तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा क्या करना है कि जो भी फसल हो जाता है तो उसके उपरांत, फसल के उपरांत, फसलोपरांत ध्यान रखना है आप लोग को कि फसलोपरांत जो नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करना है। जो भी नुकसान होता है किसानों को, बहुत सारा फसल हो गया लेकिन उसके बाद भी नुकसान होता है स्टोरेज न हो पाने के कारण, या और भी वही कई कारण है। तो उस नुकसान को कम करना है और इसी के लिए यह पूरा तकनीक बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तेजाब हमले के पीड़ितों, तेजाब हमला पता होगा साथियों, बहुत सारी महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न किया जाता है और उसमें तेजाब उनके चेहरे पे फेंक दिया जाता है। यह तो बहुत ही मतलब अमानवीय घटना है। पता नहीं ऐसे लोग किस तरह से ऐसा कुकर्म करने का सोचते हैं। चलिए, तो इसके लिए किस सरकार के द्वारा 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की गई है? विकल्प है आपके पास बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है पंजाब सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। इससे पहले यह 8,000 थी, ध्यान रखना है आप लोगों को। इससे पहले यह जो राशि थी यह 8,000 थी। इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ा करके अब 10,000 कर दिया गया है प्रति माह पंजाब सरकार ने तेजाब हमला के पीड़ितों को मासिक वित्तीय सहायता 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। ठीक है, इस योजना का नाम बदल कर अब पंजाब तेजाब पीड़ितों को वित्तीय सहायता योजना 2024 कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेहरा किस तरह से बहुत ही विपरीत हो गया है। ये पुरुष, पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो समाज में इस तरह से रहते हैं और ऐसा कुकर्म करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो समाज होना ही नहीं चाहिए, अमानवीय लोग हैं। तो इनके लिए पंजाब सरकार ने क्या किया है, जो भी पीड़ित लोग हैं उनको अब 10,000 रुपए मासिक वहां से सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस राज्य में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वहां हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था साथियों? जब राज्य अगर पूछे, क्या पूछे? राज्य, तो राज्य में ध्यान रखना है कि मणिपुर। क्या ध्यान रखना है? मणिपुर। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, कहाँ के थे? बीजेपी के। इस पार्टी के बीजेपी के थे एन वीरेन सिंह। इन्होंने इस्तीफा दिया था, राज्यपाल को सौंपा था भल्ला जी को। और अगर यूटी पूछे, यूटी यूनियन टेरिटरी, तो इसमें आप लोग को पता होगा अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस किया है नई दिल्ली। कौन सा? जो दिल्ली है। तो दिल्ली में अभी हाल ही में जो अतिशी मार्लेना जी थी, ये आम आदमी पार्टी एएपी की लीडर हैं। इन्होंने हाल ही में क्या किया है? इस्तीफा दिया है। वहां के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उनको इस्तीफा दिया है। तो यहाँ जब राष्ट्र यहाँ ये ध्यान रखना है कि मणिपुर और यूटी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है चुनाव। यहाँ पे क्या हुआ है साथियों? चुनाव हुआ है। चुनाव के उपरांत जो भी मुख्यमंत्री होता है वो क्या करता है? इस्तीफा अपना सौंपता है राज्यपाल को, और फिर वो राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को क्या करता है? शपथ ग्रहण करवाता है। नए मुख्यमंत्री का क्या होगा? शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इस राज्य में जो बीजेपी के द्वारा शासित राज्य था, एन वीरेन सिंह जहाँ के मुख्यमंत्री थे मणिपुर में, यहाँ पे मुख्यमंत्री को हटा करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पे बहुत ही भयंकर गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। तो इसका सही विकल्प क्या है? ध्यान रखना है आप लोग को, मणिपुर। यहाँ खबर देख लीजिए आप लोग, ये मणिपुर में क्या हो गया है? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यही वहां के मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इससे पहले राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, इन्होंने रविवार को अपने पद से क्या कर दिया है साथियों? रविवार को अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, बीजेपी के ये मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे जो हिंसा हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण यह सरकार की बहुत बड़ी हार मानी जाती है। और उसके लिए अलग से एक पूरा का पूरा जो इन लोगों का पूर्वोत्तर का प्रभारी जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारा, जो पूर्वोत्तर का पूरा राज्य है, इनके जो प्रभारी हैं, ये पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी एक बनाए गए हैं संबित पात्रा। न्यूज में तो बहुत दिखते हैं, संबित पात्रा को आप लोगों ने देखा होगा। तो ये पूर्वोत्तर जो राज्य है उनके प्रभारी संबित पात्रा है, उनको भी भेजा गया था। इन्होंने भी कई मीटिंग की, वहां जाकर कई बार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंसा का जो है कोई भी विकल्प नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में थक हार करके इन लोगों ने क्या किया? राष्ट्रपति शासन को लगा दिया। अब वहां से सारा का सारा कंट्रोल राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि
राज्यपाल वहां पे देखेंगे। ठीक है साथियों, हाँ। इसके साथ ही एक बार देख लेते हैं कि संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो इसके लिए 356 अनुच्छेद 356 है। केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में जो राज्य सरकार है उसको हटा करके प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अधिकार देता है। लेकिन यह तभी करना है जब वह राज्य में क्या हो, वह राज्य में इस तरह की स्थिति हो जो राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं हो। ये नहीं कि अगर आप केंद्र सरकार में है तो किसी भी राज्य में जब मन करे तब अराजक तत्व के नाम पे या फिर किसी भी तरह का भ्रम फैला करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, तो इसके दो आधार हो सकते हैं। पहला, जब कोई राज्य सरकार, ध्यान रखना है, जब कोई राज्य सरकार संविधान के मुताबिक शासन चलाने में सक्षम ना हो, जैसे संविधान कह रहा है अगर उस हिसाब से नहीं चला पा रहे तब कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है, जब राज्य सरकार क्या करे, केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो जाए। अगर केंद्र सरकार कोई भी अपना आदेश भेज रहा है और राज्य सरकार उसको लागू ही नहीं कर पा रही, उस स्थिति में केंद्र सरकार बोलेगा कि राज्य सरकार नाकाम है, अब हम इस राज्य सरकार को बर्खास्त करते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। या फिर कोई भी राज्य सरकार है वो जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तब वहां लगा सकते हैं अपने मर्जी से। केंद्र सरकार के पास मर्जी नहीं है कि जब मन किया तब किसी भी राज्य सरकार को हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ऐसा नहीं है। सारा का सारा कानून जो है संविधान में दिया हुआ है, संविधान के हिसाब से ही यहाँ पे सारा ये व्यवस्था चलता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा पूरे यूरोप के लिए एक सेना, पूरे यूरोप के लिए एक सेना का गठन, ये तो बहुत ही बड़ी सूचना है साथियों कि पूरे यूरोप के लिए एक सेना का गठन किया जाए, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। विकल्प है आपके पास फ्रांस, इटली, यूक्रेन और जर्मनी। तो सही जवाब क्या है साथियों, इसका पता होगा आप लोग को, यूक्रेन। यूक्रेन अभी युद्ध से घिरा हुआ है अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से यूक्रेन जो है अभी क्या हो गया है, युद्ध भूमि बना हुआ है। इसमें एक तरफ तो यूएसए का खेल है और दूसरे तरफ खेल है रूस का। अब ये दोनों देशों के बीच में बेचारा युद्ध का मैदान बना हुआ है यूक्रेन। यूक्रेन को अब खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। इधर से रूस लगा हुआ है इस पे पूरे देश को रणभूमि बनाए हुए, और दूसरे तरफ से जो यूएसए है। तो इसी बीच यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ राष्ट्रपति पता ये है ही, पहले ये कॉमेडियन थे, एक कॉमेडियन राष्ट्रपति है, इनका नाम क्या है, जेलेंस्की। तो इन्होंने, जेलेंस्की ने कहा है कि अब हम लोग को पूरे यूरोप के लिए एक पूरा का पूरा सेना चाहिए, जो कि यूरोप में अगर कोई भी बाहर का देश हमला करे तो उस पे क्या कर सके, हम लोग कार्रवाई कर सके। और इनका इशारा सीधे किसकी तरफ था साथियों, तो सीधे इनका इशारा है रसिया की तरफ। आप लोग को पता होगा रसिया जो पिछले 2 ढाई वर्षों से युद्ध में है, पूरी तरह से चल रहा है। इन्होंने कई जो रीजन है यहाँ पे, जैसे कि डोनबास के यहाँ से लुहांस का, डोनेस्क का रीजन, और ये सारा का सारा, इससे पहले तो क्रीमिया इन्होंने पूरा का पूरा हड़प ही लिया है। उसके बाद खारकों तक यहाँ पूरा का पूरा ये नीचे का जो इलाका है, जो पूरा इलाका समझ जाइए कि ब्लैक सी में, काला सागर में खुलता है, उस पूरे इलाके पे इनका कब्जा करने का मोटिव है। तो ये रूस अपना लगा हुआ है अपने मोटिव को पूरा करने में, और यूक्रेन बेचारा फंसा हुआ है। अब जैसे ही यूक्रेन के साथ एक और सरदर्द क्या हो गया, जैसे ही ट्रंप सरकार आया यूएसए में, जैसे ही में ट्रंप सरकार यूएसए में आ गया, इन्होंने तुरंत बोला कि मैं युद्ध को खत्म करूंगा, किसी भी तरह का कोई भी सहायता यूक्रेन को नहीं दिया जाएगा। और उसी समय से बेचारे अब ये जो जेलेंस्की साहब हैं, ये पूरी तरह से भड़के हुए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे क्या ना करे। इस कारण अब ये क्या कह रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि पूरे यूरोप के लिए एक क्या किया जाए, तो आर्मी बनाया जाए जो सिर्फ यूरोप का क्या करे, भला करे और यूरोप के बारे में सोचे। अरे भाई ऐसा थोड़े ना होता है। अगर आपको, आप एक मूर्खता के कारण पूरे के पूरे देश क्यों उसका सारा खामियाजा भुगते। तो इस कारण अब यूक्रेन को इस बारे में सोचना होगा कि हमें इस तरह का जो भी युद्ध है, युद्ध से हमें बचना चाहिए। और आप आराम से रहिए, कोई भी तरह का युद्ध जो है ये क्या करता है, पूरे विश्व के लिए एक क्या है, बहुत ही घातक सिद्ध होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नीलगाय मारने की अनुमति दे दी गई है। नीलगाय पता होगा साथियों आप लोग को, ब्लू वूल बोलते हैं इसको, ब्लू वूल। और ये गांव में जो किसान लोग हैं उनके फसलों को बहुत ज्यादा नष्ट करता है ये जो नीलगाय होता है। तो विकल्प है आपके पास बिहार, महाराष्ट्र, यूपी या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो नया जो वन जीव संरक्षण नियम लागू किया है, उसमें ब्लू व्हेल के जो नर है, नर ब्लू बूल को देख, ध्यान रखना आप लोग को, बूल, यहाँ जो बूल है, ये देखिए बूल, ये सिंह वाले, तो इनको मारने के लिए अनुमति दे दी है कि इनको आप मारिए अब, क्योंकि ये फसल को बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं।
जो फसल है ये यहाँ पे पैदावार के उपरांत बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखना है आप लोगों को, विश्व यात्रा, ध्यान रखना है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव। विकल्प है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर लखनऊ। इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहीं पे इसका आयोजन किया गया है 14 से 16 फरवरी 2025 तक के लिए। देखिए साथियों, यहाँ पे देख लीजिए खबर, देखिए बहुत ही जबरदस्त है। मार्क योर कैलेंडर, फेब 14 to 16 2025 Major Dhyanchand Stadium, a 3 day celebration of travel, food, fun, music and endless surprises। तो ये कब होगा? जब आप क्या करिएगा, ट्रैवल करिएगा, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिएगा, तो उस समय आपको बहुत अलग अलग जगह ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, अलग अलग जगह का फूड इंजॉय करिए, फन करिए, अलग अलग जगह का जो कल्चर है, म्यूजिक है, सबसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो साथियों, चलते हैं तब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ गया है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आईसीसीडी, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन कैंसर डे, ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म इसका लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फुल फॉर्म इसका नहीं पता चला। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन, कब मनाया गया है ये बताना है आप लोग को साथियों, कि कब मनाया गया है कैंसर डे। हाल ही में मनाया गया है अभी। तो विकल्प है आपके पास 12 फेब, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब आप लोग को पता है, इसका सही जवाब है 15 फरवरी के दिन को मनाया गया है। करते हैं, यहाँ देख लेते हैं खबर को। तो ये है आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे, हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह जो है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो आईसीसीडी 2025 है, इसका जो थीम है ये क्या है? प्रेरक कार्रवाई। कैंसर से पीड़ित बच्चों के सामने आने वाली चुनौती से निपटने के लिए 3 साल की वैश्विक पहल का दूसरा चरण है। पहले साल के अभियान में इन चुनौतियों के बारे में क्या करना है? जागरूकता को बढ़ाना है, और जो भी बाधा है उसको दूर करने के लिए जो भी व्यवहारिक समाधान हो सकता है हमारे तरफ से, उसकी ओर हमको क्या करना है? सहयोग करना है, और सहयोग करने का प्रयास करना है। ठीक है साथियों, इसका महत्व क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर पहुंच सके, समय से रहते पहचान हो सके, और अधिक से अधिक इस पे शोध करके इसको क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, और जो भी बचे हुए लोग हैं उनके परिवार के सामने आने वाली चुनौती है उसको क्या कर सके? टैकल किया जा सके। चलते हैं आगे की ओर। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ सवाल जवाब का जो आज का सिलसिला है वह यहीं पे समाप्त होता है। आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है तो अब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमें प्यार मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमारा हमें और इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलता रहे। और जाते-जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके, और जो घंटी का बटन है, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए साथियों। इससे क्या होगा, अगला कंटेंट जैसे ही हम डालेंगे, अगला जो भी वीडियो डालेंगे, जानकारी डालेंगे, उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँच जाए, इसके लिए आप क्या करिए, घंटी दबा करके और ऑल जो नोटिफ़िकेशन है, ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है साथियों? तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।